हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस ज्ञान 247 पर। आज की इस क्लास में 35 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और ये सभी प्रश्न आपके होने वाले ट्रिपल्स एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जिन बच्चों का दिसंबर में एग्ज़ाम है या फिर आगे आने वाले समय में एग्ज़ाम है, तो आप सभी इस क्लास को कंटिन्यू करें। और ये दिसंबर एग्ज़ाम के लिए आज पहला क्लास होगा, ठीक है। अब आप सभी को रेगुलर 7 PM पर ये क्लास मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी कंटिन्यू क्लास को करें। और आज इस क्लास में हमने आपके लिए 35 क्वेश्चन रखे हैं जिनके आपको जवाब कमेंट बॉक्स में करने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी साथी एक बार क्लास को शेयर भी कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें। तो आपके लिए सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, SMTP में M से तात्पर्य है मेल, मेलिंग, मोबाइल या ऑल ऑफ दीज। अब आपको बताना है SMTP में M से क्या तात्पर्य होता है, मीन्स M का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर बताना है। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके ट्रिपल्स एग्जाम के लिए, क्योंकि इस प्रकार से ढेर सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर M फॉर हो जाएगा मेल, ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला करेक्ट, मेल। SMTP का फुल फॉर्म भी आपको आना चाहिए, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है SMTP का पूरा नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर आपसे पूछा है डैश टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक उदाहरण है। अब इसमें से कौन सा एक टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर और मॉडम। इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मॉडम क्या है? एक टेलीकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस का एक एग्जाम्पल है। मॉडम का फुल फॉर्म भी कई बार पूछते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं और यहाँ पर आपसे पूछा है जब किसी को ईमेल भेजा जाता है तो कौन सी रेखा संदेश की सामग्री का वर्णन कराती है? जब आप किसी को भी ईमेल भेजते हैं तो कौन सी रेखा, कौन सी लाइन संदेश की सामग्री के बारे में बताती है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही बताता है कि आपने मेल जो किया है उसमें क्या भेजा है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना है, एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है, मीन्स एक फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को किस नाम से जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा है? एक फंक्शन के अंदर कोई अन्य फंक्शन कहा जाता है तो याद रखना है उसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नेस्टेड फंक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और यहाँ पर आपसे पूछा है निम्न में किस लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है? मीन्स किस भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को कंप्यूटर बिना किसी अनुवादक, बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से पढ़ लेता है? हाई लेवल लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज में, बोथ या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जो आपका कंप्यूटर है वो केवल मशीनी भाषा को समझता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन आपका वी करेक्ट, ठीक है। केवल मशीनी भाषा को समझता है, तो मशीन लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर जो है वो बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से आसानी से पढ़ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर क्या पूछा है, विंडोज़ एक्सप्लोरर में को ओपन करने के लिए क्या शॉर्टकट की होता है? अगर आप विंडो एक्सप्लोरर को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे? तो याद रखना है यहाँ पर सही जवाब होगा विंडो के साथ में आपको ई प्रेस करना होता है। सॉरी, यहाँ पर जो लिखा है WINDI लिखा है, बट यहाँ पे ओ होगा, ठीक है। तो WINDOWS है विंडोज़। विंडोज़ की को प्रेस करना है, साथ में आपको ई प्रेस करना है। इससे आपका क्या होगा, विंडोज़ एक्सप्लोरर जो होता है वो ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया है, जिसको ईमेल सेंड करना है उसका ईमेल निम्न में किस में लिखा जाएगा? जिसको भी ईमेल आप भेजना चाहते हैं उसको ईमेल लिखने के लिए आप कहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। मान लिया किसी भी व्यक्ति को आप मेल सेंड करना चाहते हैं तो उसका ईमेल, आप जो ईमेल एड्रेस होता है उसको कहाँ पर लिखेंगे? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला हो जाएगा 2 के सेक्शन में, उसका ईमेल एड्रेस हम 2 में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है,
दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो लिब्रे ऑफिस राइटर निम्न में से क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, निम्न में कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है? अब यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है, तो आपको पता होना चाहिए जो वोलेटाइल मेमोरी होती है वो आपकी रैम होती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा रैम। रैम को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये मेमोरी आपकी कैसी होती है? अस्थाई भी होती है, इसको हम अस्थाई मेमोरी बोलते हैं, यानी कि ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, कैसी होती है? टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, और यही आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, इसको हम वोलेटाइल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। रोम जो होता है वो आपका नॉन वोलेटाइल होता है, इसको कहते हैं नॉन वोलेटाइल। ठीक है, दूसरा ये आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, एक स्थायी मेमोरी होती है। चलिए क्वेश्चन अगला आपके सामने है, पूछा है निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार बताइए कौन सा होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार आपको यहाँ पे बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा लेजर प्रिंटर। ऑप्शन आपका वी है फिर लेजर प्रिंटर। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है डिफरेंस इंजन का आविष्कार या डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ? डिफरेंस इंजन कब निर्मित हुआ? तो सही जवाब होगा 1822 में। और इसको किसने बनाया, इसको भी ध्यान रखना है। तो चार्ल्स बैबेज, जिनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज के द्वारा डिफरेंस इंजन को बनाया गया 1822 ईस्वी में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था, जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें किसका इस्तेमाल होता था? ठीक है, ये आपको आंसर करना है, उसमें किसका इस्तेमाल होता था? तो उसमें होता था आईसी का, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि आईसी का इस्तेमाल होता था थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले यानी कि जो पहली जनरेशन थी उसमें होता था, सबसे पहले जनरेशन में अगर बात करें तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। ठीक है, उसके बाद में सेकेंड जनरेशन में हुआ था ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल, और थर्ड जनरेशन में हुआ था आईसी का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद जो आपकी फोर्थ जनरेशन थी उसमें हुआ था आपका VLIC का इस्तेमाल, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें हुआ है ULIC, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, निम्न में किस मेमोरी में रखा डेटा अस्थायी होता है और कंप्यूटर बंद होने पर स्वतः नष्ट हो जाता है? अब ये बताना है कि कौन सी मेमोरी में जो डेटा होता है वो अस्थायी होता है, मीन्स टेम्परेरी होता है। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो वो डेटा भी आपका नष्ट हो जाता है। तो वो मेमोरी कौन सी है? यहाँ पर हो जाएगा हमारा फिर ऑप्शन पहला, उसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम। जो रैम होता है, रैम के अंदर जो भी डेटा होता है वो आपका अस्थायी होता है। जब तक कंप्यूटर ऑन होता है तब तक डेटा रैम में होता है, लेकिन जैसे ही कंप्यूटर को शट डाउन कर देते हैं तो वो डेटा हमारा जो रैम में होता है वहाँ से नष्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट था। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है? जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं उसमें जो सीसी का एक ऑप्शन आपको मिलता है, उस सीसी के ऑप्शन का मतलब पूछा गया है। तो याद रखना है, उसे कहते हैं कार्बन कॉपी। ठीक है, उसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। और एक चीज़ ध्यान रखना है, VCC भी होता है, तो VCC का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ये दोनों फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? बताइए, प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण है जो मेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IMAP। ओके, और अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या संसाधन का पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, वो पते कहलाते हैं। उन पतों को हम क्या कहते हैं? एक ब्राउज़र के लिए अन्य संसाधनों से कनेक्ट करने के लिए उस स्थान या इस संसाधन का
पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए वो पते क्या कहलाते हैं, उन पतों को कहते हैं URLs, यानी कि ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, उनको कहते हैं URLs। URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL मीन्स एक लिंक होता है जहाँ पर एक हाइपर लिंक होता है, हम उस पर क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पर जो भी उस लिंक में पेज ऐड होगा वो ओपन हो जाएगा, है ना। और ये कार्य हम ब्राउज़र की मदद से ही करते हैं, मीन्स किसी वेबसाइट को अगर हम विजिट करना चाहते हैं तो ब्राउज़र की हेल्प से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, IBM 1620 है, प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है या फिर फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये है आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। ओके, IBM 1620 सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है ISP एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ISP जो होता है वो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी होती है। तो बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा। ISP का मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कराता है उसे हम ISP के नाम से जानते हैं। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में भी आप यूज़ करते होंगे, जो भी आपका होगा, जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, वोडाफोन हो सकता है, तो ये सब जो कंपनियां हैं इनको हम ISP कंपनी कहते हैं। इसका मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन देखिए, 5वीं जनरेशन में इस्तेमाल किया जा रहा है, 5th जनरेशन में किसका इस्तेमाल हो रहा है। अभी हमने आपको बताया था सभी जनरेशन में क्या क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई थी, तो 5th जनरेशन में आपसे पूछा है कि किसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि यहाँ पर हो जाएगा ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आपकी स्क्रीन पर है 20 और यहाँ पर पूछा गया है आपसे टच स्क्रीन उदाहरण है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है या फिर ऑल ऑफ दीज। तो टच स्क्रीन किसका एग्जाम्पल है, आपको पता होना चाहिए। टच स्क्रीन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। इनपुट डिवाइस, जिस डिवाइस के माध्यम से हम अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन दे सकें, कोई आदेश दे सकें, वो डिवाइस हमारी क्या होती है, इनपुट डिवाइस होती है। जैसे अगर हमें कुछ टाइप करना है तो हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। इसी प्रकार से अगर हमें कुछ रिकॉर्ड करना है तो हम माइक का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो इनपुट डिवाइस है वो टच स्क्रीन, यानी कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिंगर से टच करके ऑटोमेटिक कंप्यूटर को चला सकते हैं या फिर अपने मोबाइल को भी ऑपरेट कर सकते हैं। जो टच स्क्रीन होता है ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में डिजिट होते हैं 0 और 1, तो इसका जो आधार होता है वो कितना होता है, 2 होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहला करेक्ट, ठीक है। इसका जब कभी भी आपसे बेस पूछें तो इसका बेस कितना होता है, 2 होता है। आधार कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। डिजिट कितने होते हैं, 0 और 1 होते हैं। प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोर्ट्रान का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, यानी कि फोर्ट्रान का पूरा नाम आपको बताना है। इसका पूरा नाम होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन हो जाएगा वी। इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, पूछा गया है निम्न हार्डवेयर डिवाइसों में कौन सी इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है। कौन सी इकाई डेटा पर गणितीय कार्य करती है। तो आपको पता होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर में ALU होता है, जिसको कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यही आपका सही जवाब है। जो भी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती हैं, जो भी आपकी लॉजिकल कैलकुलेशन होती हैं, दोनों को करने का काम आपका ALU ही करता है। अगला क्वेश्चन है, रोम के किस किस्म के डेटा को परावैंगनी प्रकाश के माध्यम से डिलीट किया जा सकता है, यानी कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके माध्यम से आप रोम के किस किस्म के डेटा को मिटा सकते हैं। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, EEPROM में हम क्या कर सकते हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं उनके माध्यम से इसके डेटा को डिलीट किया जा सकता है। और इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। PROM का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो इसका मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और EEPROM का पूछा जाए तो ये होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके डेटा को भी आप मिटा सकते हैं, यानी कि इसके डेटा को हम विद्युत के माध्यम से भी मिटा सकते हैं। ओके, तो यानी कि विद्युत तरंगों के माध्यम से भी हम मिटा सकते हैं
और इसके डेटा को EPROM को हम परावैंगनी यानी कि अल्ट्रावायलेट रे के माध्यम से मिटा सकते हैं और PROM के डेटा को हम मिटा नहीं सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। लिनक्स एक प्रकार का डैश है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर है या नन ऑफ दीज। तो लिनक्स एक प्रकार का क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा वी करेक्ट, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का प्रकार है। क्वेश्चन अगला है, SMTP का पूरा नाम सिंपल मेल ट्रांसफ़र होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोवाइडर है। तो ये भाई हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन अगला आपके सामने है, पूछा गया है वेब एक्सप्लोरिंग कार्य को सर्फिंग के नाम से भी जाना जाता है। वेब एक्सप्लोरिंग को सर्फिंग के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला ट्रू। ठीक है, ये हो जाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन अगला पूछा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। क्या ये सही है? तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे भी पहला सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, FTP का पूरा नाम फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। FTP का पूरा नाम क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। ट्रू एंड फॉल्स में आपको आंसर करना है, तो यहाँ पर सही जवाब होगा बिल्कुल ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका। FTP का मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन अगला है, पूछा है असेंबलर असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। जो असेंबलर होता है उसका काम होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है ना, इसको भी ध्यान रखना है। असेंबलर का काम होता है असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना, क्योंकि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को ही जानता है, इसलिए जो भी अलग अन्य भाषाएँ हैं अगर आप उसमें प्रोग्राम लिखते हैं तो होता क्या है कि उसको हमें ट्रांसलेट कराना होता है मशीनी भाषा में। ठीक है, तो जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं उनसे हम ट्रांसलेट कर सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज में यानी कि मशीनी लैंग्वेज में, और इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करते हैं हाई लेवल टू लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर पूछा है असेंबलर, जो असेंबली भाषा होती है उस भाषा को भी हम ट्रांसलेट करते हैं मशीनी लैंग्वेज में, और इसके लिए इस्तेमाल होता है असेंबलर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें शब्द संसाधन नहीं है। शब्द संसाधन का यहाँ पर मतलब है वर्ड प्रोसेसिंग से, तो किसमें वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर गूगल डॉस, ओपन ऑफिस, MS वर्ड सभी वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर हैं, बट यहाँ पर गूगल क्रोम ये इसमें वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है जहाँ पर डॉक्यूमेंट आप बना सकें, जहाँ पर कोई आप रिज्यूम बना सकें, कोई वर्ड डाटा बना सकें, कुछ टाइपिंग कर सकें, कुछ लिख सकें, उसे कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, गूगल डॉस पे भी हम अपना काम कर सकते हैं, ओपन ऑफिस या MS वर्ड पे भी काम कर सकते हैं, गूगल क्रोम के माध्यम से हम केवल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, तो ये आपका वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत नहीं आता है, ये एक आपका वेब ब्राउज़र प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन है, IPv4 पता कितने बिट का होता है। तो IPv4 पता कितने बिट का होता है आपको आंसर करना है, और सही जवाब हो जाएगा 32 बिट का होता है, 32 बिट का होता है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर जो www पर वेब पेज व्यू करने के लिए प्रयोग होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, जिसका इस्तेमाल www पर वेब पेज को देखने में होता है। तो उसका नाम होता है वेब ब्राउज़र, है ना। वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही हम किसी वेबसाइट तक पहुंचते हैं, किसी वेबसाइट को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड का प्रयोग वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन के लिए किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और अगर आप वर्कशीट के अंतिम सेल के सिलेक्शन का करना चाहते हैं तो कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करनी होती है। तो इसके लिए हमें प्रेस करना होता है कंट्रोल के साथ में एंड बटन, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट है। और अगला क्वेश्चन पूछा है, यूनिबैक क्या है। यूनिबैक का पूरा नाम यहाँ पर बताना है, फुल फॉर्म आपको बतानी है। चलिए क्वेश्चन 35 में कौन सा हो जाएगा, तो इसका फुल आपका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो याद रखना ये 35 क्वेश्चन आज की इस क्लास में थे, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आपने उम्मीद है कि इसे अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। और अगली क्लास भी आपको इसी टाइम मिलेगी 7 बजे, ठीक है। तो अब आपको रेगुलर क्लास मिलेगी 7 PM पर। आप सभी इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें, और इसका PDF भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसका PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आपको सर्च करना है GS ज्ञान 247 और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।